हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे कश्मीर में बिना परमिशन घूमते पकड़ा गया चीनी नागरिक, फोन खंगाला तो देखकर उड़ गए होश। दोस्तों वहीं आपको बताएंगे क्या व्लादिमीर पुतिन ने भारत दौरे के तुरंत बाद भारत को दिया धोखा, चीन के साथ करने जा रहा है, उठाने जा रहा है ये बड़ा कदम। दोस्तों क्या भारत की बढ़ने वाली है टेंशन, आखिर क्यों रशिया उठाने जा रहा है ये कदम। वहीं अब इस देश ने अमेरिका को दिया बहुत बड़ा झटका, हॉक की जगह भारत से खरीदेगा सैम मिसाइलें। दिल्ली ने दिया बहुत बड़ा ऑफर। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बताएंगे तेलंगाना के हैदराबाद में अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप करने का फैसला लिया गया है। आखिरकार तेलंगाना सरकार के इस फैसले के पीछे क्या है मंशा, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। दोस्तों वहीं आपको बताएंगे शेख हसीना को क्या फिर से मिलेगी मौत की सजा। बांग्लादेश में एक और मामले में 9 दिसंबर को सुनवाई करेगी ICD। दोस्तों वहीं आपको बताएंगे क्या नेपाल के बाद अब चीन का है नंबर, डिजिटल सेंसरशिप के खिलाफ जनता में भड़का आक्रोश। इस रिपोर्ट में चौंका देने वाला दावा, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। तो वहीं आज एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर सपोर्ट करते हैं और मानते हैं कि भारत 2014 के बाद से काफी ज्यादा मजबूत हुआ है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों। और जाते जाते आप सभी को बता दें आज है 8 दिसंबर और पूरा देश भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी को याद कर रहा है, क्योंकि आज के ही दिन 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए एक दर्दनाक हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल रावत जी का निधन हो गया था। दोस्तों उनको अदम्य साहस और बेमिसाल लीडरशिप के प्रतीक के तौर पर जाना जाता था और आज भी वो इसी के प्रतीक हैं। ऐसे में उनकी याद में आप भी उनको श्रद्धांजलि देना मत भूलिएगा। कमेंट में जनरल बिपिन रावत को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं पहली सबसे बेहतरीन बड़ी खबर की, जहां कश्मीर घाटी से सामने आई एक बहुत बड़ी सुरक्षा जानकारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एक 29 साल के चीनी नागरिक को हिरासत में ले लिया है। सेना ने इंटरनेट पर एक असामान्य बातचीत पकड़ी थी, जिसके बाद उसकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। पकड़ा गया व्यक्ति हुंग कांग ताई नाम से है, जो 19 नवंबर को दिल्ली टूरिस्ट वीजा पर आया था। उसके वीजा में सिर्फ बौद्ध तीर्थ स्थलों वाराणसी, सारनाथ, गया, कुशीनगर, आगरा, जयपुर और दिल्ली घूमने की अनुमति थी, लेकिन वो 20 नवम्बर को दिल्ली से लेह की फ्लाइट पकड़कर सीधे लद्दाख पहुंच गया। नियम के मुताबिक किसी भी विदेशी को लेह एयरपोर्ट पर मौजूद FRRO काउंटर पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। 3 दिनों तक उसने जांचकर और आसपास के इलाकों में घूमने के बाद 1 दिसंबर को श्रीनगर पहुंच गया। जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा तब हुआ दोस्तों, जब अधिकारियों ने उसके फोन की हिस्ट्री चेक की। दोस्तों वो लगातार CRF की तैनाती, कश्मीर के संवेदनशील इलाकों और आर्टिकल 370 से जुड़ी जानकारी सर्च कर रहा था। साथ ही उसने खुले बाजार से भारतीय सिम कार्ड भी खरीद लिया था, जो नियमों के खिलाफ है। दोस्तों इससे बड़ी और चौंका देने वाली बात कुछ भी नहीं हो सकती। बता दें श्रीनगर में वो एक अनरजिस्टर्ड गेस्ट हाउस में ठहरा और शहर के कई अहम इलाकों में गया। शंकराचार्य पहाड़ी, हजरत बल, डल झील का इलाका और मुगल गार्डन गया। सबसे ज्यादा दोस्तों जो चिंता का विषय था, यानी चिंता की बात थी, वो ये रही कि वो हरवान में स्थित एक बौद्ध स्थल पर भी गया, जहाँ पिछले साल एक लश्कर के आतंकी के साथ मुठभेड़ हुई थी। इसके अलावा वो अवंतीपुर के खंडर भी गया, जो सेना की विक्टर फोर्स के पास स्थित है। पासपोर्ट रिकॉर्ड में वो कई देशों की यात्रा कर चुका है, अमेरिका, ब्राजील, न्यूजीलैंड, फिजी और हांगकांग। उसने पढ़ाई बोस्टन यूनिवर्सिटी से की है और दावा किया है कि उसे घूमना पसंद है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उसने वीजा नियमों का गंभीर से गंभीर उल्लंघन किया और ऐसी स्थिति में अधिकतम कार्रवाई उसे वापस भेजना ही है। फिलहाल वो कई सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में और उसके फोन डेटा की पूर्ण जांच भी की जा रही है। दोस्तों अब आप ही सोचिए, वो चीनी नागरिक जो टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आता है और बौद्ध स्थलों का ही उसके पास परमिशन होता है, लेकिन उसके बावजूद वो लद्दाख पहुंचता है, जहां पर संवेदनशील चीजों की पिक्चर क्लिक करता है। दोस्तों संवेदनशील इलाकों में घूमता रहता है, यहाँ तक कि नियमों को ताक पर रखकर उसने अवैध रूप से भारतीय सिम कार्ड भी खरीदा। अगर आप भी मानते हैं कि इसके कार्य सारे के सारे संदिग्ध हैं और इसकी 100% जांच होनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर थी दोस्तों, आपको बताना बहुत जरूरी था। आपकी क्या इस पर राय जरूर लिखकर बताइएगा, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर
क्या पुतिन के भारत दौरे के तुरंत बाद रशिया ने दिया भारत को तगड़ा धोखा? चीन के साथ की जॉइंट एंटी मिसाइल ड्रिल, बढ़ेगी भारत की टेंशन, बता दें। रशिया ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के बीच चीन के साथ तीसरी जॉइंट एंटी मिसाइल ड्रिल की है। इस दौरान दोनों देशों के युद्धपोतों और पनडुब्बियों ने जापान सागर में दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने का अभ्यास किया। इसके अलावा दुश्मन के प्रमुख मिसाइल इंस्टॉलेशन को नष्ट करने का भी अभ्यास किया गया। इसे दोनों देशों के रक्षा संबंधों में एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। ये सेना अभ्यास इसलिए भी अहम है क्योंकि इसे पुतिन के भारत दौरे के बीच में आयोजित किया गया। चीन और भारत की पुरानी दुश्मनी है, ऐसे में रशिया के इस अभ्यास को एक रणनीतिक बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, चीन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने शनिवार देर रात कहा कि चीन और रशिया ने दिसंबर की शुरुआत में रूसी इलाके में अपनी तीसरी जॉइंट एंटी मिसाइल ड्रिल की। मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर एक पोस्ट के मुताबिक ये एक्सरसाइज किसी तीसरे पक्ष को टारगेट करके या किसी मौजूदा इंटरनेशनल हालात के जवाब में नहीं की गई थी। दोनों देशों ने पिछले महीने मिसाइल डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी पर बातचीत की और अगस्त में जापान सागर में आर्टिलरी और एंटी सबमरीन ड्रिल की। दोस्तों, चीन और रशिया के बीच बढ़ते रक्षा संबंध भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी के कारण भविष्य में भारत की टेंशन भी बढ़ सकती है। हालांकि रशिया का कहना है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों पता कुछ नहीं है क्योंकि चीन और भारत के बीच पुराना सीमा विवाद है दोस्तों, और चीन हमेशा से माइंड गेम खेलने की पूरा प्रयास करता है। आपकी इस पर क्या राय है वही बता दें। अब इस देश ने अमेरिका को दिया बहुत बड़ा झटका। हॉक मिसाइल की जगह भारत से खरीदेगा फैम मिसाइलें। दोस्तों, दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर, बता दें। फिलीपींस ने भारत के साथ एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम जिसका नाम सैम है उसको खरीदने को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू कर दिया। ये सिस्टम फिलीपींस एयरफोर्स की पुरानी अमेरिकी बनाई मिसाइलों की जगह लेगा जिन्हें 1990 के दशक में खरीदा गया था। फिलहाल फिलीपींस एयरफोर्स यानी क्लार्क एयरबेस पर केवल एक अपग्रेडेड हॉक 21 या फिर XXI सिस्टम चला रही है। ये सिस्टम अब पुराना हो चुका है और इसमें सीमित क्षमता है। ये लड़ाकू विमानों को लगभग 40 से 45 किलोमीटर और क्रूज मिसाइलों को 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर इंटरसेप्ट कर सकता है। इस सिस्टम में पुरानी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है और इसके लिए जरूरी स्पेयर पार्ट भी मिलना मुश्किल हो रहे हैं। इसी वजह से इसके रखरखाव और संचालन में लगातार कठिनाइयां आ रही हैं। फिलीपींस की आवश्यकताओं को देखते हुए भारत ने आकाश 1S मिसाइल सिस्टम की पेशकश की है। यह सिस्टम भारत डायनामिक्स लिमिटेड बोले तो BDL द्वारा बनाया जाता है और भारतीय सेना तथा वायुसेना में पहले से इस्तेमाल हो रहा है। इस मिसाइल सिस्टम की क्षमता लड़ाकू विमानों को लगभग 45 किलोमीटर की दूरी और क्रूज मिसाइलों को 30 किलोमीटर तक मार गिराने की है। यह मोबाइल सिस्टम है जिसे 8x8 भारी सैन्य वाहनों पर लेकर जाया जा सकता है। दोस्तों, बहुत बड़ी और अहम जानकारी भारत के लिए। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों कि हॉक की जगह भारत से खरीदा जाएगा सैम मिसाइल है? अपनी राय देते हुए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो नेक्स्ट खबर बता दे। हैदराबाद में US दूतावास वाली सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रम्प एवेन्यू करने का लिया गया बड़ा फैसला। आखिरकार तेलंगाना सरकार ने क्यों किया ऐसा फैसला, आपको बता दे दोस्तों। अब हैदराबाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर सड़क होगी। जी हां, तेलंगाना सरकार ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को जोड़ने वाली सड़क का नाम ट्रंप के नाम पर रखने का फैसला कर लिया है। इस हाई प्रोफाइल सड़क को अब डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू कहा जाएगा। तेलंगाना सरकार भारत के विदेश मंत्रालय और अमेरिकी दूतावास को इस बारे में जानकारी देते हुए पत्र लिखेगी। बता दें कि इस साल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के कॉन्क्लेव में एक ऐलान किया था। उस वक्त CM ने हैदराबाद की अहम सड़कों का नाम अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया था। इस सड़क के अलावा भी राज्य सरकार कुछ और सड़कों का नाम बड़ी शख्सियतों की और बड़ी कंपनियों के नाम पर रखने का विचार कर रही है। नेहरू आउटर रिंग रोड को नई रेडियल रिंग रोड से जोड़ने वाली ग्रीन फील्ड रेडियल रोड का नाम रतन टाटा के नाम रखा जाएगा। रविरयाला में सरकार इंटरचेंज का नाम पहले ही टाटा इंटरचेंज कर चुकी है। गूगल के नए कैंपस के पास एक सड़क का नाम गूगल स्ट्रीट रखने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा विप्रो जंक्शन और माइक्रोसॉफ्ट के नाम भी कुछ सड़कों के नाम रखे जाएंगे। तेलंगाना राइजिंग समिट से पहले राज्य की कांग्रेस सरकार ग्लोबल लेवल पर चर्चा का विषय बनना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान इधर जाए। यह राज्य सरकार का इंटरनेशनल कार्यक्रम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का मानना है कि इस तरह के नाम रख देने से हैदराबाद को ज्यादा पहचान मिलेगी। साथ ही सरकार का सोचना है कि इस फैसले से निवेशकों का सरकार में भरोसा बढ़ेगा जिससे वे ज्यादा निवेश कर सकते हैं। अगली खबर बता दें,
शेख हसीना को फिर मिलेगी क्या मौत की सजा? बांग्लादेश में एक और मामले में 9 दिसंबर को सुनवाई करेगी आईसीटी। दोस्तों, बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 2 फैसले कोर्ट ने सुना दिए हैं। इनमें से एक आईसीटी यानी देश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सुनाया हसीना को मानवता का दुश्मन मानते हुए सजाए मौत सुनाई। वहीं दूसरे मामले में भ्रष्टाचार की दोषी मानते हुए 5 साल की सजा का ऐलान हुआ। अभी ये सिलसिला थमा नहीं है, एक और मामले में सुनवाई 9 दिसंबर को होनी है। स्थानीय मीडिया ने रविवार को इसकी जानकारी दी। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हसीना और 13 पूर्व और मौजूदा आर्मी अधिकारियों को आरोपी बनाया है। अवामी लीग के लंबे कार्यकाल के दौरान आईना घोर सेल में मानवता विरुद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार मानते हुए मंगलवार को सुनवाई तय की गई है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक अभियोजन पक्ष ने औपचारिक तौर पर मामले तय कर अपनी सुनवाई पूरी कर ली है और मंगलवार को ट्रिब्यूनल बचाव पक्ष की दलीलें सुनेगा। जस्टिस एमडी गुलाम मुर्तुजा मजूमदार की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक बेंच ने रविवार को तारीख तय की। मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने अभियोजक पक्ष की तरफ से पेश होकर आईना घोर सेल में सरकार विरोधी गुटों से जुड़े लोगों के गायब होने और यातना की विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। दोस्तों, यानी कि ऐसा आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं शेख हसीना के। साथ ही साथ बता दें, नेपाल के बाद अब चीन का है क्या नंबर। डिजिटल सेंसरशिप के खिलाफ जनता में तगड़ा आक्रोश, इस रिपोर्ट में चौंका देने वाला दावा। दोस्तों, चीन की कड़ी डिजिटल निगरानी और ऑनलाइन सेंसरशिप व्यवस्था उसी के गले की फांस बनती जा रही है। ताइवान की मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल यानी मैक ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चीनी सरकार का अपने नागरिकों के जीवन के हर पहलू पर निगरानी रखना अब उसी के लिए उल्टा पड़ रहा है। ताइवान की ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक मैक ने दावा किया है कि 11 सितंबर को बीजिंग में चीनी नेता एलन यू की संदिग्ध मौत ने चीन की डिजिटल नियंत्रण प्रणाली की कमजोरियों को एक्सपोज कर दिया है। चीन के अधिकारियों ने कहा कि एक्टर शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, इसी दौरान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। जबकि चीन के सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर शक जताया। चीन में इंटरनेट पर एलन यू को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी का वरिष्ठ नेता काई ची से जोड़कर कई वीडियो और ऑडियो तेजी से वायरल हुए। दोस्तों, बता दें, मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल ने चीन में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्वायत्तता के अभाव पर भी जोर दिया, जहां कलाकारों की महत्व राजनीतिक हितों के आधार पर बढ़ती और घटती है। इसमें कहा गया कि एलन यू की मौत पर लोगों के गुस्से ने दिखाया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेंसरशिप व्यवस्था का उल्टा असर हुआ है, जिससे जनता गुस्सा शांत होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों, वहीं बता दें, बांग्लादेश में चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक फेरबदल। छात्र नेतृत्व वाली पार्टी ने कट्टरपंथी जमात से मिलाया हाथ। दोस्तों, बांग्लादेश में हाल में गठित छात्र नेतृत्व वाली पार्टी एनसीपी ने रविवार को जमात इस्लामी और एक अन्य समूह के साथ मिलकर फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले गणतांत्रिक संस्कार जोट नामक गठबंधन बनाया। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रोत्साहन से इस वर्ष फरवरी में गठित नेशनल सिटीजन पार्टी स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक राजनीतिक संगठन है, जिसने पिछले साल हिंसक प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप 5 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। एनसीपी ने दक्षिणपंथी जमात इस्लामी की शाखा अमर बांग्लादेश एबी पार्टी और राष्ट्रीय संस्कार आंदोलन के साथ गठबंधन बनाया। एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लाम ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारे गठबंधन को गणतांत्रिक संस्कार जोट कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह 2 साल से अधिक के दीर्घकालिक प्रयासों का परिणाम है। जी हाँ, उधर आपको बता दें, अब लंदन में होगा बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का इलाज। कतर भेजेगा खास एयर एम्बुलेंस। जी हाँ, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय पार्टी बीएनपी की चेयरपर्सन खालिदा जिया को लंदन के लिए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाने की व्यवस्था की गई है, जो मंगलवार को ढाका एयरपोर्ट पर उतरेगी। ये जानकारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यानी CAAB के वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को दी। अधिकारियों के मुताबिक एयर एम्बुलेंस को मंगलवार सुबह 8 बजे लैंडिंग स्लॉट दिया गया है और उसी दिन रात 9 बजे लंदन के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक खालिदा जिया के लिए विमान कतर सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसे जर्मनी की FAI एविएशन ग्रुप से किराए पर लिया गया है। पहले इस विमान के लिए मंजूरी बुधवार को लंदन के लिए रवाना होने के अनुसार दी गई थी, लेकिन इसे संशोधित किया गया। वहीं बता दें, ड्रैगन ने फाइटर जेट का रडार किया लॉक, तो भड़क गया जापान। क्या चीन को देगा मुंह तोड़ जवाब? एशिया में छिड़ेगी क्या जंग? दोस्तों, आपको बता दें, जापान ने रविवार यानी 7 दिसंबर को दावा किया कि चीनी फाइटर जेट्स ने उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट का फायर कंट्रोल रडार लॉक किया था। हालांकि बीजिंग ने इस बात से इनकार किया, लेकिन एशिया के भीतर एक और जंग छिड़ने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीनी नौसेना के J-15 फाइटर जेट ने जापान के F-15 लड़ाकू जेट को रडार लॉक कर
दिया ओकिनावा द्वीप के पास। चीन की ये करतूत किसी भी दृष्टि से उनके देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। चीनी फाइटर्स ने ओकिनावा के पास जापानी विमानों को रडार से लॉक कर लिया, जो किसी भी सैन्य टकराव से पहले का सबसे खतरनाक कदम माना जाता है। जापान के रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइजुमी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ये रडार एल्यूमिनेशन एयरक्राफ्ट की सुरक्षित उड़ान के लिए ठीक नहीं थे। जापान ने शनिवार को इस घटना पर चीन के सामने विरोध दर्ज कराया है। जापान और चीन दोनों के दावे वाले द्वीपों के पास हुई मुठभेड़ सालों में दोनों सेनाओं के बीच सबसे गंभीर टकराव है और इससे दो पूर्वी एशियाई ताकतों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। वहीं आपको बता दें, भारत को परमाणु पनडुब्बी ही नहीं तकनीक भी देने को रशिया हुआ तैयार। चीन पाकिस्तान की आएगी असली शाम। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते हुए। इन समझौतों में सबसे ज्यादा चर्चा भारत और रूस के बीच एक परमाणु पनडुब्बी को लेकर रही। हालांकि दोनों देशों ने औपचारिक रूप से इसका ऐलान नहीं किया। अब खबर है कि रूस भारत को न केवल यासेन क्लास न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी को लीज पर देने को तैयार है, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी शेयर करने के तरीकों पर भी विचार कर रहा है। अगर ये समझौता होता है तो ये सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान के बाद दोनों देशों में सबसे बड़ा रक्षा समझौता होगा, जो भारत की नौसैनिक शक्ति को बदल कर रख देगा। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक रशिया यासेन क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन से जरूरी टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है। इनमें परमाणु पनडुब्बी की स्टील्थ क्षमता से जुड़ी डिजाइन की जानकारी, सेंसर और जिरकॉन जैसे हथियारों से संभावित इंटीग्रेशन शामिल है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, पेंटागन के पूर्व अधिकारी का सबसे बड़ा बयान, पुतिन की भारत यात्रा ट्रंप की है नाकामी। अमेरिकी नीति को लेकर गुस्से में बता दिया पाखंड। दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को बहुसंख्यक अमेरिकी नागरिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोर नाकामी के रूप में देख रहे हैं। अमेरिकी नागरिक ट्रंप को पसंद नहीं करते। रूबिन ने दावा किया कि हालिया सर्वे में पाया गया है कि अमेरिका के 65% लोग ट्रंप को नापसंद करते हैं। अमेरिकी पूर्व अधिकारी ने कहा कि रशिया से रियायती तेल खरीदने पर भारत को लेक्चर देकर अमेरिका पाखंड कर रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन खुद मॉस्को के साथ व्यापार में शामिल है। उन्होंने नई दिल्ली की अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की स्थिति को सही ठहराया। पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने अमेरिका की कड़ी आलोचना तब की जब उनसे नई दिल्ली दौरे के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उस टिप्पणी के बारे में पूछा गया कि मॉस्को बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की बिना रुकावट आपूर्ति जारी रखने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और उसकी अपनी ऊर्जा जरूरतें हैं। उन्होंने अगस्त में भारतीय आयात पर अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लगाने की आलोचना की। वॉशिंगटन का दावा है कि यह तेल यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध प्रयासों को बढ़ावा देता है। दोस्तों, उधर बता दें, भारत को पुराने जैगवार फाइटर जेट गिफ्ट क्यों कर रहा ओमान? वायुसेना की बल्ले बल्ले, अब होगी बड़ी मुश्किलें दूर। जी हां, ओमान ने भारत को 20 से भी ज्यादा जैगवार लड़ाकू विमान गिफ्ट करने का ऐलान किया है। ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे जाएंगे। इन विमानों का इस्तेमाल ओमानी वायुसेना लंबे समय से कर रही थी। वर्तमान में ये विमान ऑपरेशनल नहीं है। ऐसे में ओमान इन्हें भारत को सौंपने की तैयारी में है ताकि इनका फिर से उपयोग किया जा सके। ये सभी जैगवार लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के बहुत काम आने वाले हैं। इस कारण भारत सहर्ष इन विमानों को स्वीकार करने को तैयार है। दरअसल ओमान से मिले जैगवार लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना में शामिल जैगवार विमानों के स्पेयर पार्ट्स की कमी को दूर करने के लिए किया जाएगा। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो अब भी एंग्लो फ्रेंच मेड जैगवार लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। इस विमान का प्रोडक्शन दशकों पहले बंद हो चुका है। इस कारण भारतीय वायुसेना को अपने जैगवार लड़ाकू विमानों की फ्लीट को मेंटेन करने के लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स की कमी से जूझना पड़ रहा है। वहीं बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने सेना को क्यों किया अलर्ट? कहा, चीन हो या पाकिस्तान, तैयार रहने की पूरी आवश्यकता है। बता दें, पश्चिमी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने रविवार को भारतीय सेना को अलर्ट करते हुए कहा कि हमें चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर पूरे तरीके से तैयार रहना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत की सीमा पर खतरे लगातार बने हुए हैं और इसके लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के लिए ऑपरेशनल तैयारी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मनोज कुमार कटियार ने कहा कि हम अपनी ऑपरेशनल तत्परता से समझौता नहीं कर सकते। चीन से सटी सीमाओं के साथ साथ पश्चिमी मोर्चे पर भी हमें लगातार खतरों का सामना करना पड़ता है। साथ ही हमें अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र को भी कायम रखना होगा, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। खतरे दोनों तरफ हैं। हाल ही में जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आतंकी गतिविधि करने की हिमाकत की तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्हें करारा जवाब दिया। बहरहाल हमें चीनी सीमा पर भी सतर्क रहना होगा। वहीं आपको बता दें, संविधान की
प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द। जी हां, संसद में उठी बड़ी मांग, क्या होगा बता दे। देश में एक बार फिर संविधान बदलने की चर्चा हो रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने अपर हाउस में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके संविधान की प्रस्तावना से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को हटाने की मांग की है। बीजेपी सांसद ने अपना मांग के संदर्भ में कहा कि इन शब्दों को 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार के तहत 42वें संशोधन के जरिए अलोकतांत्रिक तरीके से जोड़ा गया था, जब विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। वहीं आज वंदे मातरम पर संसद में 10 घंटे बहस होने वाला है। अटैक मोड में होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रियंका समेत बाकी अन्य नेता करेंगे कांग्रेस को डिफेंड। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर सोमवार यानी आज के दिन लोकसभा में चर्चा कर रहे होंगे। इसमें राष्ट्रीय गीत के बारे में कई महत्वपूर्ण और अज्ञात पहलुओं के सामने आने की संभावना है। लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा सोमवार के लिए सूचीबद्ध है। इस पर बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस चर्चा में दूसरे वक्ता होंगे। इस चर्चा में लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। संसद में ये चर्चा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित और जदुनाथ भट्टाचार्य द्वारा संगीतबद्ध वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर वर्ष भर आयोजित होने वाले समारोह का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उस पर 1937 में इस गीत से प्रमुख छंदों को हटाने और विभाजन के बीज बोने का आरोप लगाया था। 7 नवंबर को मोदी जी ने वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में वर्ष भर आयोजित होने वाले समारोह की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और छात्रों के बीच इस गीत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अधिकारियों ने बताया कि चर्चा के दौरान वंदे मातरम से जुड़े कई महत्वपूर्ण और अनजाने पहलू देश के सामने आएंगे। जी हाँ दोस्तों, और जो इस खबर को बहस के बाद देख रहे हैं दोस्तों, वो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा आखिर क्या हुआ। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।